2026 में ये चाचा की बहुत याद आ रही है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। और अगर ये चाचा प्रॉफिट की बात सही है और 26 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है, तो कम से कम ये तो पता चले कि ये वॉर शुरू क्यों की गई थी। जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे सरप्राइज अटैक किया, लिटरली कुछ ही घंटों में लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस करी। एक सिंपल सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था कि भाई क्यों, ये वॉर आखिर क्यों शुरू की गई। The United States and Israel have launched airstrikes across Iran. Overnight, the United States and Israel began striking targets inside Iran. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. The Department of War launched Operation Epic Fury, crippling Tehran's leadership by taking out Iran's supreme leader. We're going to annihilate their navy. Together with the United States, we will strike the terror regime harshly. रातों रात यूएस और इजराइल ने ईरान के अंदर टारगेट्स पर हमला करना शुरू कर दिया और फाइनली जब इन्होंने एक्सप्लेनेशंस देना शुरू किए तो हर जवाब दूसरे से बिल्कुल अलग था। कोई सेंस ही नहीं बन रहा था कि हो क्या रहा है। I don't understand what the confusion is. Let me explain it to you. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में कंफ्यूजन है क्या। चलो जानते हैं कि आखिर मांजरा क्या है, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये हमारा एक नया चैनल है और हम कुछ बड़ा करने निकले। हमें सीरियसली लगता है कि भारत में बिजनेस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा गैप है। हमारा चैनल वही गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में अगर आप भी साथ में मिल जाते तो भाई क्या बात है। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट रीजन छुपा रही है या शायद इनके पास कोई रीजंस है ही नहीं, बस ट्रम्प ने इम्पल्स में आके एक्शन ले लिया। Why it's happened now? Well, it's hugely controversial because the legality of this war that they have started is questionable. There wasn't congressional approval for it. बट ऑनेस्टली गाइस, लोगों ने और हमने इस टॉपिक के ऊपर काफी टाइम लगाया है और मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। सीरियस बात तो ये है कि इस वॉर ने ऑलरेडी सैकड़ों इनोसेंट लोगों की जान ले ली है, ग्लोबल इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी गई है और मिडिल ईस्ट को एक आग के कुएं में डाल दिया गया है। और इसका रियल रीजन देखना जाए तो बहुत ही ज्यादा मेसी और कॉम्प्लिकेटेड है। हम जैसा सोचते हैं वैसे वॉर शुरू नहीं होती है और ये सीन तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जब हम इसको लेयर बाय लेयर अनपैक करते हैं तो समझ आता है कि एक्चुअली में ये सब क्यों हो रहा है और ये हमारी दुनिया के बारे में कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल सच बाहर लाता है कि आखिर वॉर्स होती कैसे हैं, ये वॉर्स शुरू क्यों हुई और सबसे इम्पोर्टेंट ये जा कहाँ रही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम इस बोर्ड का यूज करेंगे उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जो इस वॉर के आर्किटेक्ट्स या तो दे नहीं रहे या तो देना नहीं चाहते हैं। जैसे कि ये किस टाइप की वॉर है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है और ये भी फिगर आउट करना है कि किसने इस वॉर की आग लगाई, किस गोल के लिए लगाई और ये स्ट्रेटेजी ईरान को कहाँ ले जाएगी, एंड रिजल्ट कैसा दिखने वाला है इस वॉर का। तो इसका फाउंडेशन रखते हैं उस सच के ऊपर जिसके बारे में ट्रम्प हमें कई बार बता चुके हैं। जैसे इस इंटरव्यू में जो उन्होंने वॉर स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों के बाद दिया था, उन्होंने कहा था कि यूएस ने वेनेजुएला में जो किया वो ईरान के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है, अर्थात ईरान की लीडरशिप को हटाकर किसी ऐसे नए बंदे को बिठाना जो अमेरिका के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो। तो ठीक है ना, हम भी वेनेजुएला को यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट कैटेगरी में डाल देते हैं और एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं कि वहाँ एक्चुअली में हुआ क्या था। याद रखना, यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस सालों से खराब थे। फिर इस जनवरी आउट ऑफ नोवेयर ट्रम्प ने एक स्पेशल फोर्स की रेड करवा दी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करने के लिए। ध्यान देना, ये कोई रिजीम चेंज नहीं था, वेनेजुएला का पॉलिटिकल सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा। बस हुआ ये कि मडुरो की वाइस प्रेसिडेंट ने आके पावर टेक ओवर कर ली और ट्रम्प के साथ कुछ हल्की फुल्की ट्रेड डील साइन कर ली। वैसे कुछ अफवाह ये भी है कि वो शुरू से ही इस प्लान में शामिल थी। मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से उसने चुपके से ट्रम्प को ये पिच किया था कि उसको मडुरो की जगह लेने में हेल्प करे। लेकिन भाई दोबारा से बोल रहा हूँ,
ये रिजीम चेंज नहीं है। रिजीम चेंज का मतलब होता है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंकना। वेनेजुएला की गवर्नमेंट, उनकी ऑफिशियल आइडियोलॉजी और वहाँ के टॉप लोग सब वही है, बस चेहरा नया है। तो हम इस वॉर का गोल बोलेंगे लीडरशिप चेंज। मतलब टॉप में एक नया लीडर बैठा दो और ईरान में बाकी कुछ खास मत बदलो। और ट्रंप ने बार बार यही बोला था कि वो यही चाहते हैं। He said there is a plan. He points to Venezuela. I said, how's that going to work? And he said, it's going to work very easily. It's going to work like it did in Venezuela. और एक्चुअली स्टार्टिंग में हुआ भी वही। यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक ने वॉर की स्टार्ट में ही ईरान के टॉप लीडरशिप को हटा दिया। ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि वो खुद ईरान का नेक्स्ट लीडर चूज करना चाहते हैं और उनके दिमाग में 3 ऑप्शंस ऑलरेडी सेट हैं। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेटेजी पुश कौन कर रहा है? जवाब बहुत आसान है भाई, इस वॉर को शुरू करने में बहुत से पावरफुल लोगों का हाथ है, बट सिर्फ एक ही वो बंदा है जिसने वेनेजुएला को एज ए गोल बना रखा है, और वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप ये वॉर क्यों चाहते हैं, वो इस वॉर से क्या अचीव करना चाहते हैं, इसका बेस्ट जवाब उनके एक बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट टकर कार्लसन से मिला, जिसने एक्चुअली ट्रंप को इस वॉर से रोकने की कोशिश की थी। So I call over there to see, call someone who knows him. I said, I'm just going to fly up anyway and tell him this because I think it's so important. And the person says, don't bother, because he's being shown polling that this war is like a 90-10 win for him. तो जिस पोल की बात हो रही है यहाँ पे, वो प्रोबेबली एक प्रो ट्रंप ग्रुप वेंडलबर्ग का था, जिसमें बताया गया था कि 94% मेगा सपोर्टर्स इस वॉर को सपोर्ट करते हैं। पोल्स के क्वेश्चंस काफी मिसलीडिंग थे, बट चलो वो अभी के लिए मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि लगता है कि ट्रंप ने इसलिए वॉर सपोर्ट की कि क्योंकि उनको लगता था कि ये पॉपुलर डिसीजन होगा, क्योंकि उनके खुद के पोल नंबर्स खुद उनकी तरह गिरे हुए थे और पार्टी मिड टर्म्स लगभग हारने वाली है। तो उनको लगा सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही है, जल्दी से ईरान की लीडरशिप को हटाओ, किसी नए बंदे को वहां पे पावर दो और निकल लो वहां से, बिल्कुल वेनेजुएला की तरह। लेकिन भाई पास्ट में भी अगर सेंसिबल नजरों से अगर आप इस वॉर को देखते तो ये कोई 4-5 घंटे का छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं लग रहा था उस टाइम पर भी, जहां पे बस आप बाहर आके नेम प्लेट चेंज करके चले जाओ और अपने प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ा लो। अजीब बात है ना, ट्रंप इतने बड़े देश के हेड है, वॉर लीड कर रहे हैं, पर फिर भी वॉर उनके हिसाब से नहीं चल रही। ये सबसे पहला हिंट है कि बॉस यहाँ सीन कुछ और ही चल रहा है। चलो इस टेबल के बाकी हिस्से फिल करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कुछ पता चलता है क्या। बढ़ने से पहले शाउट आउट है नथिंग मार्केटिंग को। कहीं आपका बिजनेस मार्केटिंग की वजह से पीछे तो नहीं छूट रहा है, और अब तो एआई आ चुका है मार्केटिंग में, जिसने पूरी मार्केटिंग की दुनिया पलट के रख दी है। अगर आपका बिजनेस क्राइसिस में है, आपका रेवेन्यू डाउन है और आपकी सेल्स आ नहीं रही है, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए नथिंग मार्केटिंग को। नथिंग मार्केटिंग एक एआई ड्रिवन प्रीमियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसको लीड कर रहे हैं इंडिया के टॉप बेसफुल टैलेंट में से कुछ लोग, और ये 100% एआई ड्रिवन है और स्ट्रैटेजी ड्रिवन है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ब्रिलियंट रहा है विद क्लाइंट्स इन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए या तो फिर सिर्फ बात करनी है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है आपके डिजिटल मार्केटिंग व्यू पॉइंट को लेके, तो अभी दिए गए इस नंबर पे तुरंत कॉन्टैक्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी दी गई है। विद दैट लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। अब बात करते हैं हम दूसरी और काफी अलग एक्सप्लेनेशन से, जो हमें दी है सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने। The goal of this operation is to change the threat, not the regime. When this operation is over, no matter who takes over in Iran, they will not have ballistic missiles. और उनका मानना है कि यहाँ असली गोल सिर्फ ईरान के मिलिट्री हार्डवेयर को उड़ाना है। और ये सेम बात व्हाइट हाउस के बहुत सारे स्टेटमेंट्स में भी दिखी, जैसे यहाँ देखो, मिसाइल्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज और नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय करना। तो इसको क्या नाम दिया जाए? चलो इसको बोल देते हैं डिस्ट्रॉय वेपन्स, जो इस वॉर का एक मेन एक्सप्लेनेशन लग रहा है। ये एक थोड़ी अलग टाइप की, थोड़ी लिमिटेड वॉर है, और अमेरिका फॉरेन पॉलिसी में इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। ये देखो, रेगन ने जब 86 में लीबिया के मिलिट्री एसेट्स पर अटैक अनाउंस कर रहे थे, At 7 o'clock this evening, Eastern Time,
air and naval forces of the United States launched a series of strikes. यहाँ क्लिंटन भी सेम चीज पर अटैक अनाउंस कर रहे हैं। Earlier today, I ordered America's armed forces to strike military and security targets in Iraq. तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। और हाँ, इजराइल ने भी ऐसी बहुत हरकतें की है, इनफैक्ट अभी भी कर रहा है। तो चलो यहाँ इराक 98 मॉडल लिखते हैं कि जब क्लिंटन ने वहाँ बॉम्बिंग की थी। यही मॉडल शायद ईरान के लिए भी ट्राई किया जा रहा था। इसका रिजल्ट ज्यादातर यही निकलता है कि कुछ मिलिट्री बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है, और ये सीन खासकर ईरान में हो रहा है। जैसे तेहरान के बाहर ये एक बेस को ही देख लो। बट अगर हम वाकई में समझना चाहते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो सवाल उठता है कि ये वॉर, ये वर्जन कौन पुश कर रहा है। और इसका सबसे तगड़ा जवाब वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट से मिलती है। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरेबिया के लीडरशिप ने सीक्रेटली ट्रम्प को बहुत बार कॉल करा, अर्ज करने के लिए कि वो ईरान पे अटैक करे। और गोल क्या था कि ईरान की मिलिट्री को एयर स्ट्राइक से इतना वीक कर दो उससे पहले कि वो और स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो देखा जाए तो कम से कम एक जवाब तो मिल गया कि इस वर्जन के पीछे कौन है। सऊदी लीडर मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS। और सऊदीज ने स्टार्टिंग से ही अपना रोल बिल्कुल सीक्रेट रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई लंबी रीजनल वॉर शुरू हो जाए यहाँ पे और उनका खुद का नुकसान हो। बट ऑनेस्टली हुआ वही ना। Today, Iran took aim at ships in the Strait of Hormuz. Iran has begun laying mines. The global price of oil skyrocketing. At least 6 ships targeted in the last 24 hours. उन्होंने सोचा होगा कि वॉर छोटी और जल्दी खत्म हो जाएगी, but that turned into this chaos. ये सब में अभी एक बंदा बच गया है जिसके बारे में हमने बात ही नहीं करी। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच है जो उन्होंने वॉर के एक हफ्ते बाद इजराइल टीवी पर दी थी। इसमें उन्होंने बोला कि वो ईरान को लिबरेट करना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास ईरान के पूरे पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सिस्टम्स को डिस्टेबलाइज करने का सिस्टमेटिक प्लान है। पर पता है, नेतन्याहू तो सालों से यही एजेंडा पुश कर रहे हैं। खैर, वॉर क्रिमिनल को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ, यही एजेंडा पुश कर रहा है। ये देखो 2002 की क्लिप जहां वो कांग्रेस को एड्रेस कर रहा है। Obviously, we like to see a regime change. At least I would in Iran, just as I would like to see in Iraq. और ये देखो पिछले साल की क्लिप जहां वो ईरानियंस को बोल रहा है कि अगर वो उनके लिए गवर्नमेंट गिरा दे तो वो रिवॉर्ड में उनकी कंट्री की वाटर क्राइसिस सॉल्व कर देंगे। मतलब कुछ भी। The moment your country is free, Israel's top water experts will flood into every Iranian city, bringing cutting-edge technology and know-how. ओके, सो इस तरीके से हु के कॉलम पर हम नेतन्याहू का नाम रख सकते हैं। पर अब जो ये करने की कोशिश कर रहा है, इसको क्या बोले? जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ये वर्ड गेम खेला जा रहा है। बोलता है कि मैं रिजीम चेंज नहीं करना चाहता। आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस एक छोटी मोटी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जेनोसाइड को ये छोटी मोटी चीज़ें कह रहा है। ברור שהמשטר הזה מתערער. אנחנו פוגעים גם במטרות שלטון, בסמלי שלטון. ראיתם את זה, תחנת השידור ועוד... और आगे कहता है कि कोइंसिडेंटली शायद वही रिजीम चेंज ले आए जिसकी ये डिमांड पिछले 20 सालों से कर रहा है। החלפת השלטון או נפילת השלטון הזה היא קודם כל העניין של העם האיראני. אין תחליף לדבר הזה. ולכן אני לא הצגתי את זה כמטרה, זה יכול להיות תוצאה, אבל זה לא מטרה מוצהרת או פורמלית שאנחנו... तो गाइस, सच बोलो तो मुझे ये रिजीम चेंज वर्ड हमेशा से ही बहुत ही मिसलीडिंग लगता है, क्योंकि जब हम रिजीम चेंज बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ एक दो लीडर्स को बदलना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करना और उसकी जगह एक नया सिस्टम खड़ा करना जो हमारे हिसाब से चले। ऑनेस्टली ये मुझे कॉन्क्वेस्ट यानी कब्जा करना जैसा ही लगता है। आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमेरिका ने 45 में जर्मनी और जापान के साथ किया था, या 2003 में इराक के साथ। देख लो खुद ही। We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. वही सिमिलर प्रोपेगेंडिक कीवर्ड्स यूज करना। इविल रिजिम, चेक। ब्रिंग पावर टू द पीपल, चेक। लोगों को आज़ाद करना, चेक। और गेस करो
तब इराक में रिजीम चेंज की बात कौन कर रहा था? If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी कंट्री के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ना बहुत बड़ा टास्क होता है। इराक में यूएस ने सालों तक एक एक शहर में लड़ाई की ताकि पूरे सिस्टम को तोड़कर नया लाया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग ईरान में भी वैसा फुल ऑक्यूपेशन प्लान कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट उनको चाहिए उसके लिए उस लेवल का डिस्ट्रक्शन जरूरी है, और वो ऑलरेडी ईरान में दिख रहा है। इनफैक्ट छुपे छुपे वो काम इजराइल भी कर ही रहा है, पहले पैलेस्टाइन में और फिर लेबनान में। वो लोग जम के पुलिस स्टेशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस को बॉम्ब कर रहे हैं लगातार, और यही से समझ आने लगता है कि कैसे अलग अलग एजेंडास मिक्स होके इस वॉर को प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। यह सेनेटर लिंडसे ग्राहम का इंटरव्यू है, वही अंकल जिन्हें हमने पहले मिसाइल्स के बारे में बात करते हुए देखा था। वो बता रहे हैं कि उन्होंने महीनों लगाए ट्रंप को ईरान पर वॉर के लिए मनाने में, यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल की फ्लाइट ली, नेतन्याहू और इजराइल इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि ट्रंप को इस वॉर के रास्ते लाया जा सके। और बिल्कुल वही हुआ। ट्रंप के इनर सर्कल ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अटैक करने वाले हैं, जिससे ट्रंप को लगा कि उनके पास भी अटैक ज्वाइन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ये बात बोली है। We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. भाई लिटरली जो मिडिल ईस्ट की भेलपुरी बना के रखी है ना ये लोगों ने, नेतन्याहू को टोटल कॉन्क्वेस्ट वाली पूरी एक ह्यूज वॉर चाहिए थी, जबकि ट्रंप को अपना बस वेनेजुएला वाला 3 घंटे का ऑपरेशन चाहिए था। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया? तीसरे रास्ते पे, ईरान के वेपन्स पर बॉम्ब गिराना। लेकिन इवेंचुअली जो वॉर हमें देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये ऑप्शन काफी वैलिड लग रहा है। लिंडसे ग्राहम की ये बात सुन लो जो उन्होंने तब बोली थी जब कुछ दिन पहले वो खुद कह रहे थे कि गोल सिर्फ वेपन को उड़ाना है। Regime is in a death row now. It is going to be on its knees. It's going to fall. देखा, हम बहुत जल्दी उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां ट्रंप वॉर से बैकआउट करना चाहते हैं। उनका एजेंडा सॉर्ट ऑफ पूरा हो चुका है, लेकिन इजराइल अभी भी अपने रिजीम चेंज वाले गोल पर टिका हुआ है और यूएस को वॉर में खींचा जा रहा है। तो हाँ, पार्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इज जिसको कॉन्क्वेस्ट चाहिए था, जैसे कि नेतन्याहू, उसने वॉर स्टार्ट करवाने के लिए झूठ बोला। लेकिन इसमें से एक बहुत फंडामेंटल चीज एट प्ले है जो इन सबको लॉक करके रखा है। सोचो, वॉर की सिवियरिटी एक लैडर की तरह है। नीचे स्मॉल स्केल की लड़ाई है और ऊपर भयानक कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर सब छोटे वॉर्स लड़ेंगे तो बात वहीं पे रुकी रहेगी, लेकिन अगर एक कंट्री ने भी वॉर को एस्केलेट करती है, चाहे फिर वो डेलिबरेटली हो या एम्बिगुअस हो, तो वो बाकी साइड्स को भी फोर्स कर देती है कि उस लेवल पर आके लड़े। ये सबको मजबूर कर देता है इस स्केल पे आने के लिए, और इस अपवर्ड पुल का नाम है एस्केलेशन डायनेमिक्स। ये नेचर और खासकर वॉर का एक हार्डकोर लॉ है जो हमें इस टेबल के लास्ट कॉलम पे लाता है। मैंने डेलिबरेटली इसे ओपन छोड़ा था ताकि एक और बड़ी टाइप की वॉर को रिप्रेजेंट कर सकूं। ये तेहरान है और वहाँ जो आग लगा रखी है वो इजराइल के ह्यूज ऑयल रिफाइनरीज पे बॉम्बिंग का रिजल्ट है। यहाँ एक और व्यू देखो, इजराइल ने ईरान में डजारियो सिविलियन पावर फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिरा दिए हैं, और ये सब यूएस के ऑब्जेक्शन के बावजूद, क्योंकि आम ईरानियंस को अंधेरे में डालना बैकफायर कर सकता है। और वो जलता हुआ फ्यूल तेहरान के सिटी स्ट्रीट्स के कैनाल्स में बह रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ईरान के सबसे बड़े सिटी को अंधेरे में पुश करना, वहाँ के 10 मिलियन आम लोगों को खतरनाक तरीके से हार्म करना, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या, बट अगर इसे कोई मिलिट्री पर्पस सर्व भी होता हो तो ये सबसे ऊपर इस पुअर बट फंक्शनिंग सोसाइटी को फेल स्टेट बनाने की तरफ एक स्टेप है, और इस प्रोसेस का एक नाम है स्टेट कोलैप्स। इसके लिए मेरे दिमाग में सबसे क्लोज एग्जांपल जो है वो है ईरान के बॉर्डर के
और कंट्रीज, अफगानिस्तान। आप भी ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारी कंट्रीज ईरान के बॉर्डर्स पे ही है। नो वंडर वो इतने वेपन प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं। वैसे क्विक रिकैप, 2001 में जब यूएस ने अफगानिस्तान इन्वेड किया था, उन लोगों की गवर्नमेंट गिराने जिन्होंने 9/11 के आर्किटेक्ट्स को शेल्टर दिया था, उसका रिजल्ट भी यही निकला था। देश के सारे बेसिक इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल तक को टोटली कोलैप्स हो गई, टर्निंग इट इनटू अ फेल्ड स्टेट। और वो सारा हंगर, डिस्प्लेसमेंट और देश का लॉनेस एनार्की में गिर जाना, इसने एक ऐसा वैक्यूम खोल दिया जिसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने फिल आउट किया था। तो फिर इजराइल और यूएस आखिर ईरान में ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वॉर स्टार्ट होने के एक हफ्ते बाद ही ट्रंप के पोस्ट देखो। ईरान ने इंटरनेशनल ऑयल फ्लो बंद कर दिया था, जिससे यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी डैमेज हुई थी। तो ट्रंप ने थ्रेटन किया कि वो ईरान को एज ए नेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो कंट्री कभी वापस बिल्ड ही ना हो सके। यही तो स्टेट कोलैप्स है। तो ओके, इसके पीछे किसका दिमाग है? हम बोर्ड पे ये स्पोर्ट पे किसको इलस्ट्रेट करें? वेल, काइंड ऑफ किसी को भी नहीं। और यही वॉर का सबसे कड़वा सच है जो हम आम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है। ट्रंप के ट्रुथ सोशल वाले जो उनको वहाँ पे दौरे पड़ते हैं, उसको अगर हम साइड में भी रखें तो एक्चुअली कोई भी जो इस वॉर को शेप करने के पोजीशन में है, उनमें से कोई भी हमें ये रीजन नहीं देता कि वो एक्चुअली में ईरान को एज ए फेल्ड स्टेट देखना चाहते हैं। शायद कोई इस वॉर को बिहाइंड द सीन्स पुश कर रहा हो, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, पर मुझे लगता है कि रियलिटी और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। और वो ये है कि इसे कोई भी पुश नहीं कर रहा और ये बस खाली हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हम इसे एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड थियरी कहते हैं। सोचो, वॉर में इनविजिबल हैंड कितना खतरनाक होगा। और पता है आपको वॉर में कब डरना चाहिए? जब सारे देश कह रहे हो कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि वही वक्त होता है जहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। याद है वो एस्केलेशन वाला ग्राफिक? वेल, स्टेट कोलैप्स उस लेडर पे सबसे टॉप पर होगा, और अगर कोई कंट्री उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, चाहे वो सामने वाले को डराने की कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो, तो वॉर उसी तरीके की बन जाती है। तो थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके की वॉर है। वेल, ये 4 अलग अलग तरीके की वॉर्स का मिक्सचर है, जो 4 अलग अलग रीजन से कुछ अलग एक्टर्स के बिहाफ पे स्टार्ट की गई थी, जिनके एजेंडास टोटली डिफरेंट हैं, और हर एक ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में 4 अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहा है, जो मुझे एक बहुत बड़े पॉइंट पर लेकर आता है, जो जनरली वॉर्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। हमें लगता है कि सीन ऐसे काम करता है कि एक इंसान इंचार्ज होगा और वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है। शायद उसके रीजंस अच्छे या बुरे हो सकते हैं, पर उसके पास रीजंस होते हैं। उनके दिमाग में एक एंड गोल होता है और वो उसके लिए पुश करते हैं, और सब कुछ बहुत लॉजिकल होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। सच्चाई ये है कि कोई भी वॉर एक कोalition के द्वारा शुरू और सस्टेन की जाती है, सिर्फ एक इंसान नहीं, भले ही वो कोalition सेम गवर्नमेंट के इंडिविजुअल ऑफिसर्स की ही क्यों ना हो। एक एग्जांपल ये इंसिडेंट हो सकता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सीनियर बुश ऑफिशियल्स टेबल पर आए और सबको अलग अलग रीजन से वॉर चाहिए थी। यहाँ तक कि इस वॉर के चीफ आर्किटेक्ट में से एक पॉल ने ये एडमिट किया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करना एज अ मिशन इसलिए रखा गया क्योंकि इस चीज पे हर कोई एग्री कर सकता था। तो हालांकि उसमें से ज़्यादा लोगों को WMD या वेपन्स की पड़ी भी नहीं थी, और बहुत लोगों को पता था कि ये रियल रीज़न नहीं है, पर फिर भी वो लोग आखिर में वही वॉर लड़े। उस रूम में तब बैठे हुए रिचर्ड हांस ने ये बाद में कहा कि ये एक टिपिंग पॉइंट था। डिसीजन लिया नहीं गया था, डिसीजन बस हो गया था, और आप ये नहीं कह सकते कि कब और कैसे हुआ था। और खतरनाक बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स के डिसीजन ऐसे ही लिए जाते हैं, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी वॉर को देखते हैं, इंक्लूडिंग ईरान वाली वॉर, और पूछते हैं कि इसको शुरू करने का डिसीजन किसने लिया, तो कभी कभी जवाब होता है कि किसी ने भी डिसाइड नहीं किया, एटलीस्ट उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से हम सोचना चाहते हैं।
किसी के भी दिमाग में एक सिंगल डायरेक्टिव या एक सिंगल गोल नहीं होता है, बट ये ओवरलैप होता है ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसीजंस, जिससे हमें यहाँ पे एक और सीख मिलती है, और वो ये है कि जो वॉर्स अनक्लियर या कंफ्यूज रीजन से लड़ी जाती है वो यूजुअली बस एस्केलेट और एस्केलेट होती रहती है इनटू ए फॉरएवर वॉर। इन शॉर्ट, कंफ्यूज वॉर फॉरएवर वॉर बन जाती है बहुत ही जल्दी। मुझे पता है कि वॉर और जियोपॉलिटिक्स की ये पिक्चर उस पिक्चर से बहुत ही ज़्यादा अलग है जिसमें हम नॉर्मली इनको देखते हैं या देखना पसंद करते हैं। ये सिचुएशन काफ़ी मैसी है और ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनमें से कुछ को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये वॉर उन्हें चाहिए क्यों, जो शॉर्ट टर्म गेन्स और बेसिक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए एक दूसरे से इंटरसेक्ट और ओवरलैप कर रहे हैं और ऐसे इवेंट मोशन में सेट कर रहे हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनके मिलियंस ऑफ लोगों पे डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो जनरेशन तक रिवर्बरेट करेंगी, जिसके चलते आज यूएस ईरान के साथ ऐसी वॉर में फंसा है जिसके पीछे कोई यूनिफाइड एजेंडा नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई डिफाइंड एंड स्टेट नहीं है। जितना ज़्यादा हम इसके स्टार्ट होने के बारे में जानते हैं उतना ही कम इसके एक्चुअल पर्पस के बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं। आखिर ये तबाही किस लिए हो रही है, और शायद यही इस वॉर का सबसे बड़ा और सबसे कोर और सबसे कड़वा और सबसे खतरनाक सच है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे ये वर्क कंटिन्यू कर सके। Thank you and see you soon.